क्या आप भी उनमें से हैं जो यह मानते हैं कि सारा ज्ञान वेदों से निकला है? और क्या आप उनमें से हैं जो यह मानते हैं कि सारा ज्ञान वेस्टर्न वर्ल्ड से आया है? तो चलिए देखते हैं कि आप दोनों में से कौन सही है। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं भारत के कुछ इंजीनियरिंग मार्वल्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं। जैसे उनमें से एक है अशोक का आयरन पिलर, जो किस टेक्नोलॉजी से बना है वो आज भी डिबेटेबल है, क्योंकि उसमें रस्ट नहीं लगता है और वो 1500-1600 सालों से अपनी जगह खड़ा हुआ है। और इसी तरह एक और स्तंभ है कर्नाटक के कुल्लोर से 40 किलोमीटर दूर आदि मोकंबिका नामक मंदिर पे यह बना हुआ है। और यह जो पिलर है वहाँ के लोकल ट्राइब्स ने आदि शंकराचार्य जी के स्वागत में बनाया था। और एलोरा का फेमस कैलाश मंदिर कौन भूल सकता है, जो भगवान शिव को समर्पित है, और वह किस टेक्नोलॉजी से बना है यह भी डिबेटेबल है। डिबेटेबल कहना गलत होगा क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वो किस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। और इसी के साथ साथ आते हैं हमारे चोला वंश, जिनके पास जहाजों का बहुत बड़ा बेड़ा था और उन जहाजों का यूज वो अपनी लैंड आर्मी को मूव कराने के लिए करते थे। और इसी क्रम में आपको मैं यह भी बताना चाहूंगा कि भगवान विष्णु ने जो वराह अवतार लिया था, तीसरा अवतार उनका था, वो वराह अवतार था। और उन्होंने इसलिए लिया था क्योंकि धरती में अन्न, जल, हर चीज की कमी हो गई थी। प्रलय आ गया था और धरती जलमग्न होती जा रही थी। तब उन्होंने वराह अवतार लिया और धरती को अपने मुख से उस सागर से ऊपर उठाया। और जब भी आप इस कहानी को पढ़ेंगे या इसकी कोई इमेज देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि धरती उस समय भी गोल दिखाई गई है। इसका मतलब यह है कि हमें कितने लाखों या हजारों साल पहले पता था कि धरती गोल है। और हड़प्पा की सभ्यता जिसमें जो सिटीज बनी है, उन सिटीज में जो रोड्स थी वो स्क्वायर पे कट होती थी। और वहां जो नालियां बनी थी, उन नालियों में सीढ़ी बनी होती थी ताकि पानी का वेग कंट्रोल किया जा सके। और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में एक गांव है जहां यह माना जाता है कि वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, और उस गांव का नाम है माना। तो चलिए, इन सब तथ्यों से यह तो साबित होता है कि भारत के पास ज्ञान की कमी नहीं थी, लेकिन हम अभी यह भी नहीं कह सकते हैं कि सारा ज्ञान वेदों से निकला है। तो चलिए शुरू करते हैं आदि ज्ञानम का आज का वीडियो। इलेक्ट्रिसिटी की खोज का श्रेय एडिसन को दिया जाता है, जो एक महान वैज्ञानिक थे। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ऋषि अगस्त ने अगस्त संहिता में बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के तरीके 2000 वर्ष पहले ही अपनी बुक में लिख दिए थे। आपको यह भी बताते चलें, इराक के पास एक गांव है खुजुत राबू, और 1936 में इस गांव में एक पॉट मिला जो कॉपर का था और जिसे बगदाद बैटरी के नाम से भी जाना जाता है। और उस समय के कुछ पुरातत्व वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यह कॉपर का पॉट इलेक्ट्रिसिटी बनाने या इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज किया जाता रहा होगा। इसी तरह फादर ऑफ ज्योमेट्री हम यूक्लिड को कहते हैं, जो एक महान ग्रीक मैथमेटिशियन थे। लेकिन आपको यह भी बताते चले, महर्षि बोधायन ने 2700 वर्ष पहले ही अपनी बुक सुल्वसूत्रा में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में लिखा था। और तो और उन्होंने पाई की वैल्यू भी कैलकुलेट की, जिसकी मदद से उन्होंने एक सर्कल, जिसे हिंदी में हम वृत्त कहते हैं, उसका एरिया भी कैलकुलेट किया। और भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, जिनके नाम पे इसरो ने पहली सैटेलाइट का नाम रखा था, उनको कौन भूल सकता है। वह एक महान गणितज्ञ, एस्ट्रोलॉजर, फिजिसिस्ट, एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने भी पाई की वैल्यू 5वीं सदी में कैलकुलेट कर दी थी। और मात्र 23 वर्ष की आयु में उन्होंने आर्यभट्टीय नाम की एक बुक लिखी, जिसमें उन्होंने डेसिमल नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और एस्ट्रोनॉमी के बारे में लिखा। और तो और उन्होंने चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस निकाली और जीरो की खोज की। और उन्होंने यह बताया कि धरती एक रोटेटिंग बॉडी है और हीलियोसेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, जिसका मतलब है कि सारे प्लैनेट सूर्य का चक्कर लगाते हैं। 7वीं सेंचुरी में एक वैज्ञानिक हुए ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने बुक लिखी ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, जिनमें उन्होंने उन यंत्रों के बारे में जानकारी दी जिसका उपयोग खगोल वैज्ञानिक अर्थात एस्ट्रोनॉमर्स मेजरमेंट्स के लिए करते हैं। इसी क्रम में आते हैं भास्कराचार्य, जिनका जन्म कर्नाटक के बीजापुर में हुआ था। और उन्होंने अपनी बुक सिद्धांत शिरोमणि, जो उन्होंने सन 1150 में लिखी थी, जब उनकी आयु 36 वर्ष थी। और उनकी बुक के 4 अंग थे। लीलावती, जिसमें अर्थमेटिक के बारे में लिखा था, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जेम्स टेलर ने 19वीं सेंचुरी में किया था। बीजगणित, जो अलजेब्रा के बारे में है। और गोलाध्याय, जिसमें स्फीयर के बारे में पूरी जानकारी है।
और ग्रह गणित, जिसमें ग्रहों की गणित के बारे में जानकारी मिलती है। भास्कराचार्य ने अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए साइक्लिक मेथड भी दिया था, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यूरोपियंस ने इसे इनवर्स साइक्लिक मेथड कहकर फेमस कर दिया बाद में। और ऐसे ही एक महान वैज्ञानिक थे महर्षि कणाद, जिनका असली नाम था आलुक्य, जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी डाल्टन से 2000 वर्ष पहले ही दे दी थी। अब हम बात करते हैं वराहमिहिर के बारे में, जो आजकल के ज्योतिषाचार्यों के बीच में बहुत फेमस हैं। आपको यह बताते चले कि वह एक फेमस वैज्ञानिक थे जिन्हें हाइड्रोलॉजी, जियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी का बहुत गहरा ज्ञान था। उन्होंने अंडरग्राउंड वाटर का पता लगाने के लिए 6 जानवर और 30 पौधों के बारे में भी बताया था। और अपनी बुक बृहत संहिता में उन्होंने अर्थक्वेक पर तो पूरा एक चैप्टर लिख दिया था। ऐसे ही दक्षिण भारत में एक महान वैज्ञानिक थे नागार्जुन, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही इसी बात पे निकाल दिया कि किसी भी मटेरियल को गोल्ड में कैसे कन्वर्ट करें, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन उन्होंने इस क्रम में एक गोल्ड प्लेटिंग टेक्नोलॉजी खोज दी, और उस गोल्ड प्लेटिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग आज भी इमिटेशन ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। यह तो बात हो गई गणित विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में। अब आपको बताते हैं कि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भारतीयों ने क्या किया। सबसे पहले इसमें नाम आता है आत्रेय ऋषि का, जिनकी आत्रेय संहिता नाम की पुस्तक मेडिकल फील्ड में सबसे पुरानी मानी जाती है। और चरक, जिन्हें कौन नहीं जानता है, जिन्होंने चरक संहिता लिखी जो आज भी रेलेवेंट है। और इसके बाद आते हैं सुश्रुत, जिन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी, जिसमें 1000 बीमारियों का वर्णन है और 700 मेडिसिनल प्लांट्स का वर्णन है। प्राचीन भारतीयों के पास लाइफ स्टाइल डिसीज के लिए भी एक अचूक बार था, जिसे हम योग कहते हैं। योग युज शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है टू यूनाइट। और योग की खोज का श्रेय महर्षि पतंजलि को जाता है, और हम आज भी योग कर रहे हैं। अब आपको हम बताते हैं कुछ ऐसे तथ्य जो आपके होश उड़ा सकते हैं। जैसे अरुंधति और वशिष्ठ तारे के बारे में साउथ इंडिया में सब लोग जानते हैं, क्योंकि वहाँ एक प्रथा है कि शादी के बाद दूल्हा दुल्हन को ये स्टार्स देखने होते हैं, और ये स्टार्स एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं। और आज का मॉडर्न साइंस इन 2 तारों को एल्कोर एंड मिजोर नाम से जानता है, जो एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं। अब हमें बिना टेलीस्कोप के ये कैसे पता? आप बताइए। इतनी दूर हमने 2 बिंदु देख के यह पता लगा लिया कि ऐसा है, तो कोई ना कोई टेक्नोलॉजी ऐसी रही होगी जो समय के साथ विलुप्त हो गई और हमें नहीं पता है। क्वांटम फिजिक्स के बारे में तो आजकल हर कोई बात कर रहा है। यह एक नया ट्रेंडिंग टॉपिक है और साइंस में एक नई फील्ड है, जिसके आविष्कारों ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। और इस क्वांटम फिजिक्स में एक साइंटिस्ट हैं जो बहुत ज़्यादा पायनियर माने जाते हैं। उनका नाम है एर्विन श्रोडिंगर, जिन्हें क्वांटम फील्ड की फिजिक्स में एक महान वैज्ञानिक माना जाता है। और उन्होंने कहा, द यूनिटी एंड द कंटिन्यूटी ऑफ वेदांता आर रिफ्लेक्टेड इन द यूनिटी एंड द कंटिन्यूटी ऑफ द वेव मैकेनिज्म। दिस इज इंटायरली कंसिस्टेंट विद द वेदांता कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल इन वन। चलिए, एक बार को हम यह मान लेते हैं कि आपको इन सब के बारे में नहीं पता है, लेकिन आपने श्रीनिवास रामानुजम का नाम तो सुना ही होगा, जिनकी कुछ इक्वेशंस आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली बनी हुई है, जबकि उनके गुजरे 100 साल से ज्यादा हो गए हैं। और उन्होंने कहा था, एन इक्वेशन फॉर मी हैज नो मीनिंग अनलेस इट एक्सप्रेसेस द थॉट ऑफ गॉड। अब इसके लिए आप क्या कहेंगे? और गॉड से मुझे याद आया, क्या आप जानते हैं कि टाइम रिलेटिव होता है? ऐसा मैंने नहीं कहा, इस सदी के महान वैज्ञानिक आइंस्टीन के अनुसार टाइम इज रिलेटिव, मीनिंग the rate at which time passes depend on the frame of reference। अब मैं आपसे कहूं कि गीता में एक श्लोक है जो टाइम के रिलेटिव होने का प्रमाण देता है। सहस्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांताम देहोरात्र विदो जनः। इस श्लोक का अर्थ है, those people who know the length of the day of Brahma which ends in 1000 yugas and night which also ends in 1000 yugas know day and night। इसका मतलब है, आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, कि मनुष्य के हजारों वर्षों के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और इतने ही हजारों वर्षों की एक रात होती है। और हमें यहाँ से यह पता चलता है कि प्राचीन भारत के लिए टाइम कभी कांस्टेंट था ही नहीं, वो हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता था। और आज के ज़माने में इसका सबसे बड़ा प्रैक्टिकल एविडेंस है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसका टाइम धरती के टाइम से कुछ नैनो सेकेंड आगे पीछे है, ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बताया जाता है। मैं यह नहीं कहता कि सब कुछ वेदों से निकला है, लेकिन यह मान लेना प्राचीन भारत के पास कोई ज्ञान नहीं था, यह बात गलत है। लेकिन आप यह कह सकते हैं कि हमें यह नहीं पढ़ाया गया, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि यही तो नैरेटिव की
और इतिहास लिखने वालों की ताकत है। हमारा धर्म हमेशा ओपन टू डिस्कशन रहा है, तभी तो यहाँ नास्तिक स्कूल ऑफ थॉट्स और आस्तिक स्कूल ऑफ थॉट्स भी हैं। यह कह देना कि वेद पुराण में सिर्फ भगवान के बारे में लिखा है बिना उन्हें पढ़े, बिना उन्हें समझे, यह बहुत गलत बात है। अब चलिए बात करते हैं मॉडर्न साइंटिस्ट जो है, वेस्टर्न साइंटिस्ट, उन्होंने क्या खोजा, उसके बाद हम वीडियो को कंक्लूड करेंगे। वेस्टर्न वर्ल्ड में आइजैक न्यूटन को ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट खोजने का श्रेय दिया जाता है। जोसेफ लिस्टर को फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं और जॉन डाल्टन को फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। और मैंने आपको यह सब बताया है कि हमारे ऋषि यह सब पहले खोज चुके थे, बट फर्क यह है कि हम उसे एडवर्टाइज नहीं कर पाए, उसे हमने अपने पास रखा और जो ट्रांसलेशन होता गया उसकी वजह से वो चीज़ें दुनिया में पहुंचती चली गई। लेकिन यह भी कह देना गलत है कि वेस्टर्न वर्ल्ड का कोई योगदान नहीं है, क्योंकि अगर वेस्टर्न वर्ल्ड के साइंटिस्ट इसको प्रैक्टिकल उपयोग में नहीं लाते, जैसे इलॉन मस्क, उनके आज के आविष्कार जो हैं किसी को भी अचंभित कर सकते हैं। और स्पेस की दुनिया में जो उन्होंने रॉकेट टेक्नोलॉजी पे काम किया है वह एक सराहनीय कार्य है। तो हम यह नहीं कह सकते कि वेदों पे बिलीव करने वाले ही सही हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड के साइंटिस्ट पे बिलीव करने वाले सही हैं। दोनों की अपनी महत्वता है। लेकिन आखिरी में मैं आपसे यही कहूंगा कि अपने वेदों को भूल जाना यह हमारी एक बहुत बड़ी भूल थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने माध्यम से यह वीडियो दूसरों को दिखाएं। धन्यवाद। हम कामना करते हैं कि आपका दिन मंगलमय होगा।